तो आइए अब यूनिट वाइज देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिट में से क्या क्या खास चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। जाहिर सी बात है उनको पढ़ने के लिए आपको थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें और पढ़नी पड़ेगी उसी के साथ उसको समझने के लिए, पर वो चीज तो आपको पढ़ के जानी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन यूनिट नंबर 1, 5, 6 और 7 का देखेंगे, इन चारों का, क्योंकि मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ इस वीडियो के कि ये चार अगर आपने पढ़ ली तो आप पेपर का मेजर पोर्शन कर पाएंगे। इन चारों के बाद अपन देखेंगे 2, 3, 4, जिनको और ज्यादा पढ़ना है वो इस वीडियो को और ज्यादा देखें और उन टॉपिक्स को भी कवर करें, ठीक है। तो आइए पहले यूनिट 1 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो वही है क्या, मेन डायमेंशन ऑफ सिंगल फेस कोर टाइप ट्रांसफार्मर। सिंगल फेस कोर टाइप ट्रांसफार्मर की जो विंडो है उसकी मेन डायमेंशंस निकालना, विंडो की विड्थ, विंडो की हाइट, विंडो की थिकनेस, उसके लेमिनेशन, कोर का डिजाइन, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के आधार पर कोर के जो लेंथ और विड्थ है वो क्या होंगे। तो ये सब सिंगल फेस कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए। कोर भी आ सकता है, शेल भी आ सकता है, पर शेल पिछले 10 बार के पेपर में सिर्फ एक बार पूछा गया है, जबकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर कम से कम 4 बार पूछा गया है। तो समझदारी यही कहती है कि हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर का समझ लें, शेल का आता है तो क्या करेंगे, और कुछ नहीं करने को मिल रहा है पेपर में तो शेल की जगह कोर लिख के आ जाना, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, बशर्ते कि आपने सही लिखा हो, डायग्राम अच्छा बनाया हो, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग तरह की जो कोर्स क्रॉस सेक्शन होते हैं, जैसे स्क्वायर टाइप की कोर, 2 स्टेप कोर जिसको क्रूसीफॉर्म कोर बोलते हैं, 3 स्टेप कोर, 4 स्टेप कोर, ये जो स्टेप्ड कोर्स है वो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के अनुसार कैसे उनका डायमेंशंस बदलता है, तो इनकी ड्राइंग, इनकी डिजाइन वो आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफाइड कर रहा हूं मैं कोर की क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई है। क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बनाइए, कोर के क्रॉस सेक्शन का, कोर के अलग अलग तरह के कोर के क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बनाइए, ऐसा भी पूछा गया है। तो उसको आप याद रखें, सब्जेक्टिव में तो काम आएगा ही सही, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर की आउटपुट इक्वेशन, अब ये ऐसी चीज है, आउटपुट इक्वेशन बहुत छोटी चीज है ये, पर अगर आपको मेन डायमेंशंस ऑफ सिंगल फेस कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जो मैंने पहली इंपॉर्टेंट चीज बताई, वो समझना है तो आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर तो समझना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आपको वो पढ़ना है तो ये तो समझना ही समझना है, तो यानी दोनों चीजें कवर हो गई आपकी। तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही 3 है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। मेन डायमेंशन ऑफ सिंगल फेस कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा कोर के क्रॉस सेक्शंस जो डिफरेंट टाइप की हैं, डिफरेंट टाइप की कोर्स के क्रॉस सेक्शंस के ड्राइंग डिजाइन, और तीसरा आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। अब थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं, क्या 3 फेज ट्रांसफार्मर की भी आउटपुट इक्वेशन आप देखें। सिंगल फेज की अगर आ गई तो 3 फेज की समझना बहुत आसान है, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफार्मर की भी मेन डायमेंशंस के बारे में आप पढ़ लें। अगर सिंगल फेज की पढ़ ली कोर टाइप की तो 3 फेज की भी आराम से समझ में आ जाएगी, चीजें समझ में आ जाएगी क्या क्या टर्म्स है। इसके अलावा पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच का कंपैरिजन, 5 से 6 अंतर आप याद करके जाएं, क्योंकि अगर ये पूछा जाता है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा, 5 नंबर में सीधे नंबर है, तो इसको भी आप जरूर देखें। और मेन डायमेंशंस ऑफ सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने बोला क्योंकि वो भी पूछा गया है, इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है। पर अगर आप एक बार को इसे छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर टाइप का ही लिखाना, अगर आपके पास और कुछ करने को नहीं बचता है पेपर में, तो सिर्फ यही क्वेश्चन करना है, इसी को ही करना चाहते हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो शेल की जगह कोर भी लिख दो। डायमेंशंस निकालने का तरीका अगर आप बता पा रहे हो एग्जामिनर को तो हो सकता है वो नंबर दे दें, हो सकता है, ठीक है ना, चांसेस हैं कि वो नंबर दे दें, पर कुछ नहीं से तो कुछ सही। तो ये अपनी हो गई यूनिट 1। आइए यूनिट 5 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 5 क्या है, अलार्म सर्किट। अलार्म सर्किट ऐसी चीज है जो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड ही आएगा, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन दी जाएगी कि बस और ट्रेलर की प्रॉब्लम, या सुपरवाइजर और इंजीनियर की प्रॉब्लम, मैनेजर की प्रॉब्लम, डॉक्टर और पेशेंट की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम दी जाएगी कि भाई डॉक्टर बुलाना चाहता है, पेशेंट बाहर बैठा है, पेशेंट भी कॉल करना चाहता है तो उसके पास भी एक पुश बटन है। या बस और कंडक्टर वाली प्रॉब्लम कि यात्रियों को बस रोकने के लिए 2 बटन उपलब्ध करवाए गए हैं जिसकी इंडिकेशन लैंप ड्राइवर के आगे हैं, यात्री बटन दबाएंगे तो इंडिकेशन लैंप रेड जलेगा, फिर यात्री उतर जाएगा, कंडक्टर बटन दबाएगा, इंडिकेशन लैंप हरा जलेगा, उसके बाद बस दोबारा चलेगी। तो इस पूरी क्रिया के लिए आपको एक अलार्म सर्किट डिजाइन करना है। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की खास बात क्या है
कि ये गिने चुने हैं, वही बार बार पूछे गए हैं। कुल मिला के 4 क्वेश्चन हैं। ये 4 क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आपने ये 4 क्वेश्चन ठीक से प्रैक्टिस कर लिए तो आप ये मान लो कि अलार्म सर्किट वाली इस यूनिट में तो आपके पूरे नंबर हैं, पर आपको ये चारों अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो वही है मेन बस और ट्रेलर वाली प्रॉब्लम, ये जो ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा है सुपरिटेंडेंट कॉलिंग अटेंडेंट। एक सुपरिटेंडेंट मैनेजर या इंजीनियर है, वो अपने अटेंडेंट्स को बुला रहा है, उसका कुछ अरेंजमेंट बनाना, ये उसकी प्रॉब्लम है। तीसरा वही बस वाली, बस और कंडक्टर्स की। एक चौथी प्रॉब्लम है कि अगर अलार्म लाइट पावर स्विच ऑफ हो जाए और अलार्म बजता रहे कंटिन्यू, तो इसकी एक आपको अलार्म सर्किट डिजाइन करनी है। ये 4 तरह के बार बार पूछे गए हैं। इन चारों पर मैं जल्दी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ताकि अपन ये डिस्कस कर सकें, समझ सकें कि इनको कैसे बनाया जाता है, क्या मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। मेन दिक्कत ये है कि जब जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या करें, इसको स्टार्ट कहाँ से करें, पकड़े कहाँ से, शुरुआत कहाँ से करें, पहली लाइन क्या खींचूं। तो वो दिमाग में कैसे आए बात, ये मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में, उसको देखना मत भूलना। वैसे अगर ये 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको एनके में भी मिल जाएंगे, आप उनको देखें, रटें, बार बार प्रैक्टिस करें, लिखें, तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा कुछ 3-4 बातें और है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कैसे काम करती है, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। और मैनेजर सुपरवाइजर प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने बताया था, और हॉस्पिटल वाली प्रॉब्लम। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर एक वीडियो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। पर ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, आप इनके सॉल्यूशंस ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपकी तैयारी हो जाएगी, यूनिट 5 अच्छी कवर हो जाएगी। ठीक है, और 2 चीजें जो मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कैसे काम करती है और इंटरलॉकिंग क्या होती है, ये आप समझ लें, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, ये अपनी यूनिट 5 हो गई। यूनिट 6 की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट जो है। यूनिट 6 में क्या है, एक तो है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। इसको 2 जगह से कंट्रोल करना, एक लोकेशन ये है, दूसरी लोकेशन वो है। मैंने को दोनों लोकेशन से, यानी कि रिमोट लोकेशन से मेरे को 3 फेज स्क्विरल केज SCIM इंडक्शन मोटर कंट्रोल करनी है, ऑन ऑफ करनी है। तो उसका कंट्रोल सर्किट क्या होगा, कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, बहुत सिंपल है। इसी तरह 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाना है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका कंट्रोल सर्किट। दूसरा DOL स्टार्टर, बहुत बार पूछा गया है, 1 2 3 4 5 बार, पिछले 10 साल में 5 बार DOL स्टार्टर पूछा गया है, बताओ। और 1 2 3 4 बार स्टार डेल्टा स्टार्टर पूछा गया है, और 2 बार ये 3 फेज को दो प्लेस से चलाना, 2 जगह से चलाने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर को, ये पूछा गया है। तो अगर ये 3 प्रॉब्लम भी आपने ठीक से समझ ली कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट की, और एक चौथी और बता दूं आपको, सीक्वेंस ऑपरेशन, कि पहले ये मोटर चले, फिर ये मोटर चले, फिर वो मोटर चले, तो इस तरह के सीक्वेंस को कंट्रोल करना सब कॉन्टेक्टर और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का कमाल है ये। और जहां सीक्वेंस आ जाएगी वहां टाइमर का कमाल है, पहले ये चले, फिर थोड़ी देर टाइमर चले, फिर दूसरी ऑन हो, फिर थोड़ी देर टाइमर चले, फिर तीसरी ऑन हो। इसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट एक अलग पूरे 2-3 वीडियो लगेंगे, तो उनमें डिस्कस कर लेंगे। पर ये मोटे मोटे 4-5 प्रॉब्लम है जो बार बार पूछी गई है। अब आप बताओ, अगर इन 5 प्रॉब्लम्स को भी आप ठीक से तैयार कर लो तो हो गया कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट तैयार। यूनिट से आराम से तैयार हो गई आपकी, आप आराम से कर सकते हो उस क्वेश्चन को। इसके अलावा जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी चीजें, एक तो पुश बटन इंटरलॉकिंग, जैसा अभी मैंने अलार्म सर्किट में बताया था, वो इसमें भी होती है। तो पुश बटन इंटरलॉकिंग क्या होती है, पुश बटन इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, पुश बटन इंटरलॉकिंग डायग्राम के साथ समझाइए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बता सकते हैं, बहुत सिंपल है, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पिछले सालों में कि वाटर लेवल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए एक वाटर पंप को आपको कंट्रोल करना है। कोई सीक्वेंस ऑपरेशन हो गया। मोटर को अपन ने चलाया, ये मोटर चलेगी जब तक कि जो वाटर लेवल इंडिकेटर है उसका एक NC कॉन्टेक्ट NO ना हो जाए। जैसे जैसे वाटर भरेगा, लेवल इंडिकेटर उस NC को NO कर देगा, वो NO इस मोटर के पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट को काट देगा। हो गया कंट्रोल, इतना सिंपल सर्किट है। ठीक है। फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन, मैं ये वो चीजें बता रहा हूँ जो लेस इंपॉर्टेंट है, जो कम पूछी गई है। जो ज्यादा पूछी गई है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो DOL स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और कंट्रोलिंग 2 प्लेस से, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करनी है। फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑपरेशन और कंट्रोलिंग वाटर पंप विद वाटर लेवल इंडिकेटर,
ये 3 प्रॉब्लम ऐसी है जो लेस इंपॉर्टेंट है पर पढ़ना इनको भी। और इसके अलावा पुश बटन इंटरलॉकिंग क्या होती है, और 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कंट्रोल सर्किट, ये और कम इंपॉर्टेंट है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर तो वैसे कम इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयरली पूछी जाती है, बहुत रेयरली पूछी गई है, तो शायद ही पूछी जाए। तो आप चाहो तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना क्या हो गया, यूनिट 6 कवर हो जाती है। आ जाते हैं यूनिट 7 को। यूनिट 7 भी ऐसी है जिसमें पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, ये दोनों चीजें इतनी बार पूछी गई है, पिछले सालों के पेपर उठा के देखोगे हर पेपर में या तो ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक जरूर मिल जाएगी। नहीं तो इस तरीके से मिल जाएगा कि पैनल वायरिंग डायग्राम बनाओ अल्टरनेटर का, 2 अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाने का या सिंक्रोनाइज करने का, दोनों एक ही बात है। पैरेलल में चलाना और अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करना एक ही चीज है। ये दोनों अलग अलग नाम से, इन्हीं दोनों अलग अलग नाम से कई बार पूछी गई है पिछले सालों में। मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेटर के बारे में, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर 1 2 3 4 5 6 बार पूछा गया है। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि पैरेलल ऑपरेशन कैसे होता है, पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, और पैरेलल ऑपरेशन या सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए पैनल कैसा बनता है और उस पर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट, उन इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग। ये चीजें अगर आपने याद रख ली तो ये यूनिट 7 का मान लो आप इस साल 10 नंबर तो पक्के हैं। इसी के साथ ट्रांसफार्मर भी पकड़ लो, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे किया जाता है, उसका पैनल कैसा होता है, पैनल पे इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग क्या क्या होती है। अगर ये आपने याद रख ली तो ये मान लो आपके यूनिट 7 में से इन दोनों में से क्वेश्चन फंसेगा। इसके अलावा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने का या चलाने का पैनल कैसा होता है, बहुत सिंपल सा पैनल होता है, 2-3 मीटर होते हैं, उसको याद रखना है। 3 फेज ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन अगर आपने याद रख लिया तो सिंगल फेज का तो याद रह जाएगा आपको, ठीक है। ये तो होगी अपनी मेन चीजें। अब लेस इंपॉर्टेंट चीजें आ जाते हैं अपन यूनिट 7 में। क्या क्या है, एक तो जो मैंने बताया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पैनल वायरिंग डायग्राम, दूसरा 2 ब्राइट और 1 डार्क मेथड, ये अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन जब करते हैं, अल्टरनेटर को जब पैरेलल चलाते हैं तो वहां पर उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। 3 ब्राइट लैम्प मेथड, 2 ब्राइट 1 डार्क, 1 ब्राइट 2 डार्क, या सिंक्रोनोस्कोप मेथड। तो ये चारों ही मेथड अलग अलग हैं। इनमें से 2 ब्राइट और 1 डार्क मेथड बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा सिंक्रोस्कोप समझना बहुत ईजी है, किस तरफ रोटेट करेगा तो किसकी स्पीड ज्यादा है उससे अपन अनुमान लगा लेते हैं और सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। ये सिंपल सा है सिंक्रोस्कोप का, तो फिर भी डिटेल में आपको किताब से पढ़ना पड़ेगा। डाउट हो तो पूछना, अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा एक 10 HP की 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए एक पैनल वायरिंग डायग्राम बनाइए। कितना सिंपल है, आपको पैनल वायरिंग डायग्राम बनाना है एक 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए। तो जैसा DOL स्टार्टर होता है वैसे पैनल बनेगा उसका, सिंपल है। पैनल वायरिंग डायग्राम बनाना है आपको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए, जो कि 30 HP 440 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज की है। इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट बनानी है और उसके स्पेसिफिकेशंस बताने हैं, सिंपल। इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता यूनिट 7 का। तो ये तो सिंपल चीजें हैं, तो इनको तो आप चलते फिरते देख लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज है पैरेलल ऑपरेशन। पैनल वायरिंग डायग्राम में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो है पैरेलल ऑपरेशन, 3 फेज ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का और अल्टरनेटर का। इन तीनों के ही पैरेलल ऑपरेशन, उनकी कंडीशंस कैसे करते हैं, क्या पैनल होता है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये 7 चीजें आप याद रख लीजिए यूनिट 7 का। तो ये अपना 1, 5, 6, 7 यूनिट का पूरा डाटा हो गया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम पास वाले स्थिति तो अपनी आ जाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं 2, 3 और 4 पे।